तो कहा था स्पोरोफाइट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग और स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, तो एन दैट इज डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। एंड व्हाई वी कॉल्ड इट एज स्पोरोफाइट, हम उसको स्पोरोफाइट क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि वो उस प्लांट बॉडी पर स्पोर आएंगे, स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, so that plant stage which will produce spores और bear spores। तो स्पोर प्रोड्यूस करती है या स्पोर को बेयर कर सकती है, ऐसे प्लांट स्ट्रक्चर को, प्लांट स्टेज को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोफाइट। 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 ओके, while gamete producing or gamete containing structure of plant body or plant stage which may bear or produce gamete, इनको क्या कहेंगे बेटा हम? गैमेटोफाइट। यस, ओके, उनको हम कहेंगे गैमेटोफाइट। इस तरह से दो प्लांट स्टेजेस होती है, गैमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक। तो स्पोरोफाइट तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। स्पोरोफाइट में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और स्पोरोफाइट में फ्यू सेल्स, स्पोरोफाइट की फ्यू सेल्स undergo meiosis division। ओके, कुछ सेल्स में, स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में meiosis डिवीजन परफॉर्म होता है। ओके, meiosis मतलब रिडक्शनल डिवीजन। तो those cells of sporophyte which undergo meiosis divisions are called as spore mother cells। क्या कहेंगे बेटा हम उनको? जो सेल्स, स्पोरोफाइट की सेल्स जिनमें meiosis डिवीजन होगा, क्या कहेंगे हम उनको? स्पोर मदर सेल्स। यस, स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल, इस नेम से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि उसमें क्या होने वाला है, क्या लीड करने वाली वो आगे। अरे, हमने कहा बंटी की मदर है, बंटी की मदर है, इट मींस हमने कहा कि फिर बंटी की मदर है मतलब उनका, उनके बेटे का नाम क्या हो गया? बंटी। है ना, ऑब्वियसली। तो स्पोर मदर सेल है, तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगी मतलब? स्पोर। स्पोर। अरे किसी ने बंटी प्रोड्यूस करेगा ऐसा तो नहीं बोला ना? ओके, स्पोर मदर सेल स्पोर प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो जो सेल्स meiosis डिवीजन परफॉर्म करती है स्पोरोफाइट की, उनको हम स्पोर मदर सेल्स बोलेंगे। और स्पोर मदर सेल्स है डिप्लॉयड। अब इनमें meiosis डिवीजन होगा, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, और इनसे बनेंगे जो स्ट्रक्चर्स, ये रहेंगे। रिडक्शनल डिवीजन हुआ, ये 2n था डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट की सेल्स डिप्लॉयड रहेगी, और उनमें meiosis डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम का नंबर जस्ट वहां पर रिड्यूस होकर के जस्ट हाफ हो जाएगा, तो 2n से n मतलब हैप्लॉइड सेल बनेगी। इन हैप्लॉइड सेल्स को हम बोलेंगे स्पोर्स। ओके, स्पोर्स। अगर आपको पूछा गया कि ये स्पोर्स कौन से टाइप के हैं, माइटोस्पोर है या मियोस्पोर है, तो आप क्या बोल सकते हैं बेटा? मियोस्पोर। वेरी गुड,
है ना। तो ऐसे आपको पहचानना है, वहां पर मियोसिस से बन रहे हैं, देयरफॉर मियोस्पोर्स। ओके, कुछ में हम स्पोर्स पढ़ेंगे जो माइटोसिस से बनते हैं, जैसे कि कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स माइटोसिस से बनते हैं, तो उनके लिए क्या टर्म देंगे फिर हम? माइटोस्पोर। माइटोस्पोर। माइटोस्पोर्स। यस, वेरी गुड बेटा। ओके, तो बस इतना सिंपल है। ठीक है, आपको टर्म आ जाती है, लेकिन अगर आपने अगर वो सुना नहीं हो या फिर आपने कभी उसको कोशिश ना की हो एक्सप्रेस करने की, तो आपको कभी कभार वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, या आपको लगता है कि अरे हमने इसको पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान देना है। ओके, सिंपल है। स्पोर्स जो रिजल्ट होंगे मियोसिस के कारण जो स्पोर बनेंगे उनको मियोस्पोर्स, व्हाइल दो स्पोर्स व्हिच आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस उनको हम माइटोस्पोर्स कहेंगे। ओके, क्लियर है बेटा? माइटोस्पोर, मियोस्पोर्स, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो बताओ फिर, ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं, ओके, तो ब्रायोफाइट्स में स्पोर्स किस टाइप के होते हैं फिर? माइटोस्पोर टाइप के होते हैं या मियोस्पोर टाइप के होते हैं? मियोस्पोर। मियोस्पोर टाइप के, है ना। डायरेक्टली आपको वहां पर बताते आना चाहिए, मियोस्पोर टाइप के, मियोसिस से बने, फिर भी पूछते हैं। ओके, अब ये जो स्पोर्स हैं ये सेम साइज एंड शेप वाले होते हैं। ओके, जो स्पोर्स बनते हैं ये सेम साइज एंड शेप वाले होते हैं। तो होमोस्पोरस कंडीशन मिलती है। ब्रायोफाइट्स exhibit homospory, ऐसा मिलती है। ब्रायोफाइट्स exhibit homospory। होमोस्पोरी इट मींस, होमो मतलब आइसो मतलब सेम, और सिमिलर, तो सेम साइज शेप वाले जो स्पोर्स रहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पोर बनेंगे। ओके, यहाँ पर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि मेल स्पोर कौन सा है, फीमेल स्पोर कौन सा है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कहा था कि कुछ वहां पर ये जो स्पोर्स है। ओके, पावर कट हो गया बेटा, आप लोगों को बोर्ड विजिबल है? यस सर। यस यस सर। सर। बिना किसी इंटीमेशन के हुआ है, देयरफॉर हो सकता है कुछ ही मिनट्स में आ जाए। ओके, तो होमोस्पोरी है मतलब सेम टाइप के स्पोर्स है, फर्स्ट कंडीशन। ओके, और इनको हम वहां पर देखो, अगर हेट्रोस्पोरी होती है, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, तो मेल स्पोर छोटे बनते हैं और फीमेल स्पोर लार्ज साइज के बनते हैं। ओके, तो वहां पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल स्पोर्स कौन से हैं, तुमको जो छोटे दिखेंगे वो मेल स्पोर्स, और जो साइज में बड़े दिखेंगे उनको हम फीमेल स्पोर्स कहेंगे। तो ऐसा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे हम। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में हेट्रोस्पोरी होती है। ओके, व्हाइल ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में होमोस्पोरी लिखेंगे हम। ओके, तो आपको यहीं पर क्लियर कट पांचों डिवीजन का कंक्लूजन पता हो जाना चाहिए। देखो आ गया, गुड। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आपको 5 डिवीजन का ये पता होना चाहिए कि जनरली हमने कहा अलगी में तो हमने कोई वहां पर हमने पढ़े, वहां पर स्पोर्स किस टाइप के होते हैं, आइसोगैमी, टूगैमी, एनाइसोगैमी, वो हमने वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर आपको देखना है क्योंकि वहां पर दोनों टाइप के मिल सकते हैं, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी दोनों हो सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे वहां पर। बट ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्लियरली है कि वहां पर होमोस्पोरी होगी। बस ओनली दो टेरिडोफाइट को एक्सेप्शन में लिखेंगे हम, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। ये दो टेरिडोफाइट है जिनमें हेट्रोस्पोरी होती है, बाकी सारे टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरी, एंड ऑल ब्रायोफाइट्स में होमोस्पोरी होती है। ओके, तो होमोस्पोरी मतलब सेम साइज के वहां पर स्पोर्स बनेंगे, इसलिए हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन से स्पोर मेल स्पोर होंगे और कौन से फीमेल स्पोर होंगे।
क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा उनको कि मेल स्पोर और फीमेल स्पोर? क्योंकि मेल स्पोर विल लीड टू मेल गैमेटोफाइट। ओके, मेल स्पोर होगा, मेल स्पोर, तो स्पोर डिटैच हो जाते हैं स्पोरोफाइट से। ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? किसी को प्रॉब्लम है? ब्रायोफाइट्स में हमने कहा था कि गैमेटोफाइट फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और स्पोरोफाइट उसके ऊपर ग्रो करता है, क्योंकि जाइगोट यहीं पर बना तो यहीं से आगे पूरे स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, क्लियर है ना इतना? किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। हेलो, नो सर। No, sir. गुड। ओके, फिर ये जो स्पोरोफाइट यहाँ पर डेवलप हो रहा है, इस स्पोरोफाइट पर हमने कहा कुछ सेल्स मियोसिस डिवीजन करके मियोस्पोर मतलब स्पोर बनाएगी। ओके, ये स्पोर बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्पोर बन रहे हैं यहाँ पर, ओके, अब ये सेम साइज शेप वाले हैं स्पोर जो बन रहे हैं, ये स्पोर बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दो कैप निकाल ली, दो मार्कर्स की, और आपको इनको स्पोर्स के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक दिख रहा था तो आप सिंगल स्पोर कंसिडर करेंगे, इसलिए दो स्पोर दिखा रहा हूँ आपको, दो स्पोर से ये यहीं पर ग्रो हो रहे हैं। ओके, लेकिन जैसे स्पोर बन जाते हैं, मियोस्पोर हो गई, मियोसिस हो गई, स्पोर बन गए, तो ये स्पोर डिटैच हो जाते हैं, फिर यहाँ से स्पोरोफाइट से दूर चले जाते हैं। ओके, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट यहीं पर है, और यहाँ से जो स्पोर बने वो स्पोर डिटैच होकर के, फ्री होकर के आसपास के एनवायरनमेंट में गिर गए। ठीक है, तो मेल स्पोर फिर डिटैच होकर के जो गिर गए, तो फिर फेवरेबल कंडीशन में स्पोर यहाँ पर जर्मिनेशन होगा। मेल स्पोर आफ्टर जर्मिनेशन will lead to male gametophyte formation. It will form male gametophyte. ओके, तो स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, और गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनता है। ओके, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर भी दिख रहा है हमको, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की जनरेशन दिख रही है। गैमेटोफाइट में गैमेट बने, और गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बना, और जाइगोट से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट की कुछ सेल से स्पोर बने, और स्पोर से स्पोर डिटैच हो गए पेरेंट बॉडी से, और स्पोर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेशन करेंगे, और जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही फीमेल स्पोर से आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन तब होगा जब फेवरेबल कंडीशन होगी। फेवरेबल कंडीशन मतलब सबसे फेवरेबल कंडीशन में आपको पहले ध्यान रखना है वाटर का, वाटर अबंडेंस में चाहिए। तो जहां पर भी स्पोर गिरेंगे वहां पर वाटर अबंडेंस में होना चाहिए, तो वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे। जब तक वाटर नहीं मिलेगा तब तक वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना। तो फीमेल स्पोर आफ्टर जर्मिनेशन विल लीड टू फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है तब तक। सर डन। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, सर पल्मिला स्टेज क्या होता है? क्या बेटा? पल्मिला स्टेज। व्हाट स्टेज? Palmilla, it's seen on Christophus. बेटा आप स्पेल मैसेज करोगे, मैसेज कर पाओगे? स्पेलिंग कर वहां पर, Okay, sir. है ना? पामेला स्टेज बोल रहे हो क्या आप? Yes, sir. एक बार स्पेल करो तो आप, पी, मैं स्पेलिंग बताता हूँ या फिर आप कंफर्म करो। Palmyra stitch. PALMELLA, पामेला स्टेज, ये बोल रहे हो क्या बेटा आप? Yes, sir. Yes, sir.
बेटा पामेला स्टेज यूजुअली जो है वो कुछ एल्गी में और कुछ यूग्लिना लाइक जो मेंबर्स होते हैं ना बेटा, उनमें आप बोल सकते हैं उनमें यूजुअली जो है आपको पामेला स्टेज मिलेगी बेटा, So है ना। जैसे question हमने in which the yes, stage is present. पामेला स्टेज इज प्रेजेंट। पामेला स्टेज इज प्रेजेंट तो आपको ऑप्शन में या तो होना चाहिए यूग्लिना या फिर क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ग्रीन अलगी के एग्जांपल है ना, यूलोथ्रिक्स, ऐसा कोई है क्या ऑप्शन उसमें? तो क्लैमिडोमोनास है और क्रिस्टोफर्स है एंड एस्परीजियस है और नॉन ऑफ दिस। नहीं तो फिर क्लेमाइडोमोनास है ना ऑप्शन में। यस सर। हाँ तो क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा बेटा आंसर। पर सर पीछे क्रिस्टोपर्स है आंसर। क्रिस्टोपस क्राइसोफाइट, क्रिस्टोपस तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, क्लेमाइडोमोनास में मिलती है। ओके सर। ओके देखो या पामेला स्टेज में क्या होता है यूजुअली, पामेला स्टेज यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कुछ अलगी में, कुछ प्रोटिस्ट में, है ना, जैसे मैंने यूग्लिना बोला। ओके प्रोटिस्ट में तो क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, यूग्लिना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ये पामेला स्टेज मिलती है। होती क्या है, तो ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होंगे। ओके यूनिसेलुलर भी होना चाहिए और फ्लैजिलेटेड भी होना चाहिए और यूकैरियोट होना चाहिए, वो प्रोकैरियोट में नहीं मिलती। यूनिसेलुलर, फ्लैजिलेटेड, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये यूजुअली मिलती है जो अल्गी लाइक रहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सेल जो है वो क्या कर लेती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अपने फ्लैजेला लूज कर देती है और दूसरी सेल्स के साथ में एग्रीगेट हो जाती है। ओके इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्लेमाइडोमोनास है, ये कोई क्लेमाइडोमोनास है, ये क्लेमाइडोमोनास हमने यहाँ पर बनाई यूनिसेलुलर, ये क्लेमाइडोमोनास है। ओके कितने नंबर्स में दिख रहे हैं आपको क्लेमाइडोमोनास, कितने दिख रहे हैं? 3। 3 दिख रहे हैं ना। तो ये यूजुअली बाइफ्लैजिलेटेड है, मतलब फ्लैजेला कंटेनिंग है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म जब अपनी ट्रांजिशन स्टेट में, जब ये अपने फ्लैजेला लूज करके एग्रीगेट हो जाते हैं, तीनों एक साथ में, यहाँ पर एक साथ में आ गए, ठीक है, एग्रीगेशन हो गया, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं पामेला स्टेज। ओके यस सर। ऐसा ऐसा होता है बेटा। वो अब ये सिलेबस में नहीं, 2006 के पहले पढ़ाते थे हम। ओके तब वो सिलेबस में था, 2006 के पहले सिलेबस में था। अब ये 2006 से एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा वहाँ पर करवा दिया गया, और उसके बाद में 2013 से तो एनसीईआरटी को ही रिफर करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में जो टर्म है उनको एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है, एनसीईआरटी प्लस। ओके ये आपको कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ बुक्स वाले जो है पुराने क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके तो उसका आंसर ऐसा रहेगा बेटा। समझ में आया क्या पामेला स्टेज क्या है? तो यस सर। हाँ आप लोगों को अगर कहीं पर भी अपने क्लास में जो मटेरियल दिया है उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, अगर कोई जो अभी एनसीईआरटी और क्लास के नोट्स पढ़ने के बावजूद आपके लगता है कि उसके बाहर के क्वेश्चन दिख रहे हैं, ओके या फिर कोई बुक्स में आप रेफरेंस बुक है आपके पास में ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व कर रहे हैं, तब ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं ना बेटा, तो आप लोग ये डाउट पूछ लिया करो, आपके पास में मत रखा करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लिया करो, जो क्लास में नोट्स पढ़ाए जाते हैं उस पर बेस्ड और एनसीईआरटी पर बेस्ड, इन दोनों पर बेस्ड सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया करो।
ओके, फिर उसके बाद में आप स्टेट बोर्ड की बुक, अगर आपका स्टेट बोर्ड है 11-12 के लिए तो आपका स्टेट बोर्ड है, तो आप वहाँ पर स्टेट बोर्ड की भी बुक पढ़ लिया करो, ताकि अगर आपको कोई वहाँ पर उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, स्टेट बोर्ड हमने जो पढ़ा है उसको स्टेट बोर्ड में किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, क्योंकि फिर आपको बोर्ड की एग्जाम के अकॉर्डिंग, मतलब 11 के एग्जाम में 11 के टाइम के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको बहुत अच्छे से ये पता रहे, आप उसके आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओ। ओके, और फिर उसके बाद में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व किया करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, और फिर अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है छोटी सी भी, तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। जब मैं आपको पूछता हूँ कि डाउट बताओ, तो अर्ली क्लास स्टार्ट होने के टाइम पर ही जल्दी से आप लोग पूछ सकते हैं। और उसके साथ में ही आप सैटरडे को भी ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। ओके, डाउट क्लासेस में तो ये पूछ लिया करो। गुड बेटा। ओके, क्वेश्चन अच्छा था बट ये ओल्ड सिलेबस का है। ओके, लेकिन आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे पढ़ते समय, ठीक है, इसलिए पूछ लिया करो। मैं उसको आपको ब्रीफ में कितना आप वो आप पर क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया करूंगा। चलो, स्क्रीनशॉट हो गया है बेटा? Yes, sir. ओके, गुड। ये तो हो गया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया रिप्रोडक्शन तक। न्यूट्रिशन तो पता ही है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसकी कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, बेनिफिट क्या है। इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। Importance of bryophytes. तो ब्रायोफाइट्स में सबसे बड़ा यहाँ पर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादातर है। फर्स्ट यहाँ पर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, सबसे मेजर है कि लाइकेन के साथ में ये फर्स्ट कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रायोफाइट्स के मेंबर मॉसेस। ओके, मॉस और लीवरवर्ट्स में हमने डिस्टिंग्विश किया था, दो ग्रुप बनाए थे। तो लाइकेन के साथ में मॉसेस ये फर्स्ट इनहैबिटेंट होते हैं, ग्रो करते हैं ऐसे सॉइल पर जहां पर कि कोई प्लांट पहले से ग्रो नहीं हुआ हो। ओके, तो along with lichen mosses, okay, bryophyte members, mosses are pioneer communities during plant succession. During plant succession on a barren area. ठीक है, तो लाइकेन के साथ में मॉसेस, ओके, पायोनियर कम्युनिटी। अब यहाँ पर दो तीन टर्म्स आई है, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। फर्स्ट है पायोनियर कम्युनिटी। ओके, पायोनियर का मतलब होता है किसी भी फील्ड में फर्स्ट वहां पर कुछ चीजें करने वाला। तो पायोनियर कम्युनिटीज, लाइकेन एंड मॉसेस प्लांट सक्सेशन में पायोनियर कम्युनिटीज होती है। प्लांट सक्सेशन मतलब क्या? देखो, जैसे कोई डेजर्ट है और आप डेजर्ट को आप फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
ओके। तो नेचुरली डेजर्ट फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन इंटरैक्शन हो तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। ओके, कैसे हो सकता है? तो हम उस जगह पर सबसे पहले लाइकेन को ग्रो करवा सकते हैं। लाइकेन पायोनियर कम्युनिटी होती है। लाइकेन एक स्पेशल टाइप के केमिकल रिलीज करते हैं। लाइकेन सीक्रेट्स लाइकेनोइक एसिड। ओके, लाइकेन को जब हम वहां पर ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं तो लाइकेन एक एसिड रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइकेनोइक एसिड, व्हिच कॉजेज विदरिंग ओके। तो अगर वो पथरीली जगह है तो रॉक्स का विदरिंग कॉज करेंगे। ओके, सैंड है तो सैंड का विदरिंग कॉज करेगा। ठीक है, वहां पर तो विदरिंग कॉज करेगा। विदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग। ओके, उसको ब्रेक करेगा। ओके, ब्रेकिंग करेगा और ब्रेकिंग करके फाइन ओके फाइन स्ट्रक्चर्स में उसको डिवाइड करेगा। सॉइल लाइक टेक्सचर बनाएगा। ओके, तो विदरिंग का मतलब है कि वो बड़े से बड़े पत्थर को, टुकड़ों को वो क्या कराएगा, फाइन सॉइल लाइक बनाएगा पहले तो वहां पर। तो लाइकेन ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए लाइकेन सबसे पहले ऐसी जगह पर जहां पर बैरन एरिया है, कोई भी चीज नहीं हुई है कभी आज तक, ओके, तो उस जगह पर सबसे पहले लाइकेन को ग्रो करवाते हैं। ओके, लाइकेन सेल्फ सस्टेनेबल है। ओके, फंगस है उसके पास में तो वो वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से करेंगे। जितना भी वहां पर पानी थोड़ा सा भी अवेलेबल होगा उससे वो सर्वाइव कर जाएंगे और अलगी फूड बना लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो उसके बेसिस पर वो वहां पर ग्रो होते जाते हैं और ग्रो होते जाते हैं, विदरिंग कॉज करवाते रहते हैं। उनकी जब पुरानी पॉपुलेशन की डेथ होगी तो उनके जो मिनरल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस फाइन टेक्सचर के अंदर मिलते जाते हैं और इस तरह से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस फाइन जो विदरिंग कॉज हुआ है, सॉइल लाइक टेक्सचर जो बना है उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइकेंस के डेथ, पुराने लाइकेंस के डेथ के कारण उसके अंदर जमा होते जाते हैं, उसमें मिलते जाते हैं। तो वो प्रॉपर फर्टाइल सॉइल जैसी बनने लग जाती है। फिर जैसे लाइकेन हुए, लाइकेन के बाद में फिर मॉसेस वहां पर ग्रो करवा सकते हैं या मॉसेस वहां पर ग्रो हो सकती है। ओके, तो मॉसेस वहां पर ग्रो हो करके मॉसेस कवर कर लेगी उसको, पूरा ग्रीन जो है पूरा वहां पर जो सॉइल लाइक स्ट्रक्चर बना है उसको पूरा कवर कर लेगी। और जितनी भी वहां पर रेनफॉल होगा उस मॉसेस क्या कर लेते हैं, मॉसेस में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मॉसेस वहीं पर ग्रो होंगे जहां पर मॉइस्चर होगा। ये मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं अपने आसपास में, इसलिए जितना भी पानी होता है ना उसको ज्यादातर ये अपने पास में रखने की कोशिश करते हैं ताकि ये अच्छे से फ्लरिश हो पाए। तो मॉइस्चर को वहां पर वो रखने की कोशिश करेंगे और इस तरह से वो सॉइल में मॉइस्चर भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, पानी भी अच्छे से अवेलेबल रहेगा और एज वेल एज उस विदरिंग सॉइल लाइक टेक्सचर को बारिश होने पर वो वहां से इरोड नहीं होने देंगे, इरोजन नहीं होने देंगे वहां पर। ओके, तो इसकी जो मैट लाइक, ग्रीन मैट लाइक ये जो बीत जाते हैं मॉसेस, मैट लाइक बना लेते हैं वहां पर सॉइल पर। ओके, और सॉइल इरोजन को ये रोकेंगे। सॉइल इरोजन, सॉइल को इरोड होने से वहां से रोकेंगे, बहने से। जो भी रेनफॉल होगा उसके कारण सरफेस रन ऑफ के साथ में सरफेस जो है वहां पर सॉइल की जो सरफेस बनाई है लाइकेन ने वो बह ना जाए, इसलिए वहां पर वो ग्रो होंगे। तो इस तरह से मॉसेस एंड लाइकेन उस एरिया में सबसे पहले ग्रो हो सकते हैं, लाइकेन के बाद में मॉसेस
और मॉसेस ग्रो हो गए, फिर मॉइस्चर और वहां पर मॉसेस की भी डेथ होगी, तो और अदर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें डिपॉजिट होंगे और वो सॉइल अब हो जाएगी फर्टाइल सॉइल। तो ये दोनों मिलकर के वहां पर फर्टाइल सॉइल फॉर्म कर देते हैं। ओके, फर्टाइल सॉइल की जो लेयर होती है, उस अपर लेयर, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ओके, और ह्यूमस फॉर्म करने की प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन मतलब फर्टाइल सॉइल लेयर। ओके, फिर उस फर्टाइल सॉइल लेयर में आप फिर डायरेक्टली एंजियोस्पर्म की भी सीड डाल सकते हैं। जब इन दोनों ने वहां पर अच्छे से फ्लरिश हो गए और इन्होंने अच्छे से सॉइल, फर्टाइल सॉइल की लेयर बना दी वहां पर बैरन एरिया पर, जहां पर पहले डेजर्ट था या कोई रॉक थी, वहां पर इन्होंने अगर अपना काम कर दिया है, तो देन अब आप वहां पर जाकर के कोई भी सीड्स वहां पर डाल सकते हैं। फर्टाइल सॉइल बन गई है, अब आप वहां पर सीड डाल सकते हैं एंजियोस्पर्म की भी, और वहां पर एंजियोस्पर्म भी ग्रो हो सकता है। मोस्टली क्या होता है जब नेचुरल प्लांट सक्सेशन होता है, प्लांट सक्सेशन, सक्सेशन मतलब वन आफ्टर द अदर, तो पहले लाइकेन ग्रो होते हैं, लाइकेन के बाद में मॉसेस मतलब ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट मॉसेस के बाद में फिर टेरिडोफाइट्स ग्रो होते हैं, फर्न्स, फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और उसके बाद में एंजियोस्पर्म। इसको बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, वन आफ्टर द अदर। ओके, पहले लोअर प्लांट ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद हायर प्लांट ग्रो करेंगे। लोअर प्लांट में अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आते हैं, तो अलगी तो ग्रो नहीं होंगे सॉइल पर, ओके, पानी में ग्रो होते हैं यूजुअली। तो लाइकेन हमने बोला अलगी और फंगस का मिक्सचर, वहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, तो ये लोअर प्लांट्स, और फिर उसके बाद में सीडेड प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ओके, और सीडेड प्लांट अगर अच्छी तरह से ग्रो होंगे और वहां पर इवन फॉरेस्ट भी बन सकता है। फाइनल कम्युनिटीज होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम टर्म देते हैं उसको, और उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में हमेशा फॉरेस्ट बन जाते हैं। ओके, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सबसे पहला है कि लाइकेन एंड मॉसेस प्लांट सक्सेशन के लिए, कहीं पर भी बैरन एरिया में प्लांट सक्सेशन के लिए सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटीज में से है। लाइकेन सबसे, अगर आपको पूछा गया पायोनियर कम्युनिटी और ऑप्शन में, एक ऑप्शन में लाइकेन है, दूसरे में मॉसेस है, और दोनों में से एक ही चूज करना है, तो लाइक मॉसेस के भी पहले लाइकेन ग्रो करता है, इसलिए लाइकेन को बेस्ट आंसर लिखना है। अगर आपको लाइकेन एंड मॉसेस बोथ वाला ऑप्शन आ रहा है, तब आपको चूज करना है लाइकेन। लाइकेन ग्रो होंगे, उसके बाद में वो थोड़ा सा सॉइल लाइक बनाएगा, फिर उसके बाद में मॉसेस ग्रो हो सकते हैं। ओके, सेकंड है कि मॉसेस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसा है कि वो जो सॉइल बनी है उसको इरोजन से रोक रही है, ओके, और फर्दर फर्टाइल कर रही है सॉइल को, तो उसके इकोलॉजिकल यहाँ पर बेनिफिट्स हो जाएंगे मॉसेस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बता देता हूँ आपको। सर उसे फर्टाइल होने में कितना टाइम लगेगा ज्यादा से ज्यादा? बेटा फिर भी फ्यू इयर्स लग जाते हैं। ओके, डिपेंड करेगा कि हम कहाँ पर ग्रो करवा रहे हैं। अगर रॉक वगैरह है तो वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी मिलती रहेगी उसको, इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर डेजर्ट वगैरह है तो उसको डिकेड्स लग सकते हैं। ओके, यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट, सेकंड, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है हमारे लिए ब्रायोफाइट्स। कुछ ब्रायोफाइट्स को ऑर्नामेंटल यूज के लिए लगाते हैं लोग।
इसको ऑर्नामेंटल यूज के लिए लगाते हैं। एज अ फॉडर भी यूज होता है। फॉडर का मतलब होता है ब्राउजिंग एनिमल्स के लिए, जो घास वगैरह खाते हैं ना, उन एनिमल्स के लिए फूड की फॉर्म में। ओके, एज अ फॉडर मतलब फूड फॉर कैटल्स वगैरह, उनके लिए फूड के फॉर्म में भी यूज होता है एज अ फॉडर। ओके, सेकंड आप बोल सकते हैं एज अ फ्यूल। ओके, फ्यूल के फॉर्म में, तो फ्यूल में एक स्पेशल मॉस है जिसको हम बैग मॉस और पिट मॉस बोलते हैं। उसका नेम है स्पैग्नम। ओके, जीनस है इसे एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। स्पैग्नम, स्पैग्नम ये जो मॉस है ये फ्यूल के फॉर्म में भी यूज होता है, क्योंकि ये स्पैग्नम सूखने के बाद इसको जब हम उसको ड्राई करते हैं, डेसिकेट करते हैं, सुखाते हैं, तो इसके बाद में इससे पीट्स ऑब्टेन होती है। ओके, पीट्स मतलब जलने वाली लकड़ी। ओके, तो ये ऐसी ग्रास लाइक है कि जो सुखाने पर जल सकती है। ओके, जलाने में यूज करते हैं, तो इसको एज अ फ्यूल वहां पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो पीट्स को फिर हम जला सकते हैं। एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट मटेरियल भी यूज किया जा सकता है। तो अगेन ये जो स्पैग्नम है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि जब इसको फ्रेशली इसको कट किया जाएगा तो इसमें मॉइस्चर बहुत सारा होता है। मॉसेस से तो मॉइस्चर होगा। ओके, मोस्ट ऑफ द मॉसेस मॉइस्चरस होती है। ओके, मॉइस्चर कंटेनिंग होती है, तो मॉइस्चर है उनके अंदर। ओके, मॉइस्चर है तो अगर किसी लिविंग मटेरियल को या फ्रूट्स वगैरह को सप्लाई कर रहे हैं हम, ओके, तो देन वहां पर वो मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगी और उन फ्रूट मटेरियल को फ्रेश बना करके रखेगी। जैसे कि कुछ फिश वगैरह सप्लाई कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कंटेनर में, लेकिन उसमें 1-2 दिन लग जाएंगे, तो वो फ्रेश बनी रहना चाहिए। ओके, या फिर एप्पल्स वगैरह या ऐसे कुछ फ्रूट्स को भेज रहे हैं कंटेनर्स में, वहां पर बॉक्स वगैरह में बंद करके, तो उनको वहां पर उनके साथ में स्पैग्नम को रख देते हैं, क्योंकि स्पैग्नम मॉइस्चरस होगी और ये मॉइस्चर के कारण फिर वहां पर वो फ्रूट्स, ये सारी चीजें वहां पर फ्रेश बनी रहेगी। ओके, मॉसेस मॉइस्चरस होती है। ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के फॉर्म में इसको स्पैग्नम को ही यूज करते हैं मोस्टली। ओके, इसको लिविंग मटेरियल या फ्रेश फ्रूट्स के साथ में रख देते हैं। ट्रांसशिपमेंट मटेरियल फॉर फ्रेश फ्रूट्स और लिविंग मटेरियल्स for the transshipment of living materials और fresh fruit, स्पैग्नम उनको कवर कर दी जाती है और वो मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। ठीक है, सच टाइप के आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन। वेरी गुड।
अब हम वन बाय वन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लिवर वर्ड के बारे में। और कल पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। तो लिवर वर्ड के बारे में शॉर्ट में पहले तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने कैरेक्टर्स में देखा था कि ब्रायोफाइट्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ब्रायोफाइट्स के सभी मेंबर्स को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। वन इज लिवरवर्ट एंड अदर इज मॉसेस। मॉसेस ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं लिवर वर्ड्स के कंपैरिजन में, इसलिए पहले सिंपल वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर उनसे थोड़ा सा डेवलप स्ट्रक्चर मॉसेस का होगा। फर्स्ट लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, थैलॉइड का मतलब आप लोगों को सबको पता है, टिश्यू लेवल तक ही रहेंगे, ऑर्गन नहीं बन पाएंगे। सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका एक मेजर एग्जांपल हम कॉपर मर्केंशिया, ये मर्केंशिया भी जीनस है मर्केंशिया, ठीक है। तो सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर्स मिलेगा यहाँ पर मेंबर्स में। मतलब अगेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एब्सेंट होती है। यस बेटा, यस, कम अगेन। इसमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं ना फिर? वॉस्कुलर टिश्यू नहीं है। मुझे जब आपका जो सुनाई दिया क्वेश्चन बेटा, प्रॉपर नहीं सुनाई दिया, किसी को सुनाई दिया क्या पूरा क्लियर? सर ही इज आस्किंग दैट इसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होता क्या? हाँ बेटा, इसमें टिश्यू, वॉस्कुलर टिश्यू नहीं होता। वॉस्कुलर टिश्यू आता है, वॉस्कुलर वेसल्स जो होती है जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स, वो ओनली कहाँ पर आती है? टेरिडोफाइट्स से। ओके, अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में वॉस्कुलेचर नहीं होता। ओके, देयरफॉर वो कभी भी हाइट में ग्रो नहीं होंगे, इसलिए हम लिवर वर्ड्स को भी हम बोलेंगे कि वो फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है। क्लियर बेटा? तो वॉस्कुलर स्ट्रक्चर्स नहीं है यहाँ पर भी, जाइलम फ्लोएम्स यहाँ पर नहीं ग्रो हो रहे। क्लियर? जिसका डाउट था उसको समझ में आया? यस सर। ओके, फिर थैलॉइड स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट हमने कहा थैलॉइड है तो इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एब्सेंट है। ओके, ब्रायोफाइट्स में हमने लिखा था नॉन वॉस्कुलर है, इट मींस वेसल्स नहीं होती, जाइलम फ्लोएम वेसल्स, देयरफॉर ये हाइट में ग्रो नहीं होंगे। हाइट में ग्रो नहीं हो रहे हैं मतलब कि ये कैसे रहेंगे? फ्लैटन स्ट्रक्चर। फ्लैटन मतलब इसको हम लिखते हैं डॉर्सोवेंट्रली अप्रेज्ड। डॉर्सोवेंट्रली अप्रेज्ड। अप्रेज मतलब वहां पर चपटे हैं ये, एक तरह से मतलब प्रेस किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी ये कैसे है? फ्लैट है। मतलब अप्रेज मतलब ऐसे धसे हुए, पिचके हुए। ओके, तो फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड बॉडी मिलती है लिवर वर्ड्स की। यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं बेटा हम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को? राइजोइड्स। वेरी गुड, राइजोइड्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स में भी प्रेजेंट। तो रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। ऐसे ही सम ऑफ द लिवर वर्ड्स may bear leaf-like appendages. Okay,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें हो सकते हैं कुछ में, लीफ लाइक, लीव्स नहीं होती, ओके, ट्रू लीव्स नहीं होती, लीफ लाइक अपेंडेजेस, ओके, और जिनमें होगी उनमें ये 2 रोज में प्रेजेंट होगी, ओके, 2 रोज में लीफ लाइक अपेंडेजेस वहां पर मिलेंगे। अगर जिन लिवरवर्ट्स में, सम ऑफ दी, सभी में नहीं मिलते, कुछ में मिलते हैं और उनमें भी सर अपेंडेजेस मतलब? अपेंडेजेस का मतलब होता है जो एक्चुअली ओरिजिनेटेड होते हैं, मतलब कि जो सेंटर में नहीं है, आजू बाजू में लेटरली प्रेजेंट है, साइड वाइज, उनको बोलते हैं अपेंडेजेस। जैसे ये मेरे हाथ हो गए अपेंडेजेस, ओके, बॉडी सेंट्रल, ये एक्सिस ये जा रहा है और एक्सिस से बाहर निकल रहे हैं, एक्सियली निकल रहे हैं, मतलब लेटरली निकल रहे हैं, ओके। तो सेंटर से बाहर निकले हुए, ओके। तो हाथ पैर हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे लिम्स हो जाएंगे अपेंडेजेस। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये कैसे है, लीफ लाइक अपेंडेजेस। तो इनकी बॉडीज जो फ्लैटन बॉडी है, बॉडी और बॉडी से ये इधर उधर की तरफ निकल रहे हैं, इसलिए उनको हम बोल रहे हैं अपेंडेजेस। क्लियर नाउ बेटा? यस सर। गुड। तो 2 रोज में ये यूजुअली प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनमें भी होंगे। फर्स्ट, लिवरवर्ट्स कहाँ ग्रो होते हैं? तो जहाँ, मतलब ब्रायोफाइट्स के लिए हमने लिखा था कि मॉइस्ट प्लेसेस होना चाहिए, ओके। तो हैबिटेट क्या होगा इनका? हैबिटेट मॉइस्ट प्लेसेस, सबसे पहले तो मॉइस्चर चाहिए, फिर मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, मॉइस्चर वहीं पर रहना चाहिए, इसलिए वो शेडी प्लेसेस होना चाहिए। अगर छाव वगैरह रहेगी तो मॉइस्चर जल्दी से अच्छा रहेगा, अगर वो पूरा फ्री एरिया रहेगा तो टेम्परेचर के कारण, सनलाइट की इंटेंसिटी के कारण जो है वो वाटर इवोपरेट हो सकता है। शेडी मार्शी प्लेसेस, ओके। तो ऐसी जगह पर जहां पर की मॉइस्चरस कंडीशन वहां पर मेंटेन रहेगी, मेनली वहां पर लिवरवर्ट्स ग्रो कर सकते हैं अच्छे से, ओके। सम ऑफ द लिवरवर्ट्स बैंक्स ऑफ रिवर पर भी मिल सकते हैं, मार्शी ग्राउंड पर, डैम सॉइल पर, इवन कुछ वुड के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और कुछ उनकी बार्क पर भी ग्रो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, फिर इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होगा? क्योंकि न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली आपको पता है, प्लांट है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर 2 तरह की मेथड्स है। रिप्रोडक्शन में अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं पहले। तो रिप्रोडक्शन में नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में 2 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट, फ्रेगमेंटेशन मेथड से, क्योंकि थैलस है, ओके। तो अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ये सभी क्या है, थैलस। और जिसमें थैलस है, थैलॉइड बॉडी है, उनकी बॉडी का फ्रेगमेंटेशन हो सकता है और फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। इसलिए आपको जो भी थैलस ऑर्गेनिज्म लिखा उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड आपको फ्रेगमेंटेशन लिखना जरूरी है, क्योंकि आसानी से जो थैलस बॉडी है उसके टुकड़े होने पर सिंगल थैलस से भी, क्योंकि डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो प्रॉपर ऑर्गन नहीं बनाया हुआ है, तो वो नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है वहां पर पूरा का पूरा। फ्रेगमेंटेशन मेथड्स यहाँ पर होगी। सेकंड मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, स्पेशल टाइप की, यहाँ पर बर्ड्स बनती है, एसेक्सुअल बर्ड्स, ओके। स्पेशल टाइप की एसेक्सुअल बर्ड्स, जिनको हम नाम देते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स कॉल्ड गैमी, ओके। सिंगल को बोलेंगे गैम्मा,
सिंगुलर टर्म है गैम्मा, प्लूरल टर्म है गैम्मा। तो एक्चुअल वहां पर वर्ड्स बनती है कुछ, तो अगर फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई बताया कि कोई ऐसा एक थालस बन रहा है, okay? ये कोई एक कोई लीवर वर्ड का थालस, इस लीवर वर्ड के थालस पर कुछ वर्ड्स यहाँ पर ग्रो करने लग जाती है, okay? एक कप लाइक शेप स्ट्रक्चर में यहाँ पर वर्ड्स ग्रो करने लग जाती है। इस कप को हम बोलते हैं गैम्मा कप, और उसके अंदर फिर क्या है, एक गैम्मा है। ओके, तो गैम्मा गैम्मा कप में के अंदर जो गैम्मा बर्ड है, गैम्मा बर्ड ग्रीन है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक है, और जो फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है स्ट्रक्चर, वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। ओके, तो ये गैम्मा बर्ड यहाँ से डिटैच होगी, ओके, ग्रो करने के बाद डिटैच होगी, और डिटैच होकर के ये जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर मीन्स ये गैम्मा क्या है, अगर आपको गैम्मा के ऊपर पूछा तो गैम्मा एसेक्सुअल वर्ड है, एक्सियली आएगी, अलग अलग एक्सिस पर आएगी, इसलिए एक्सियल वर्ड है। ओके, एक्सियल वर्ड ग्रीन होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, फोटोसिंथेटिक वर्ड होती है। ओके, और ये डिटैच होकर के नया गैम्मा फॉर्म, नया जो है लीवर वर्ड फॉर्म कर सकती है, नया थैलस फॉर्म कर सकती है। तो डिटैच होकर के मॉइस्चरस कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन आने पर, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि लीवर वर्ड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, हमने पढ़ा एंथेरोजॉइड, ओके, एंड एग वहां पर एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। तो गैम्मा बनेंगे कब, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर गैम्मा कब डिटैच, गैम्मा कब से गैम्मी जो है वो डिटैच हो जाएगी बर्ड्स, और डिटैच होकर के तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगी जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। जैसी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी वैसे ये जर्मिनेट करेगी, और जर्मिनेट करके नया थैलस बनाएगी। ओके, तो आफ्टर जर्मिनेशन वो नया थैलस बना सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डन, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। यस। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन, ये पार्ट, और मॉसेस कैसे डिफरेंशिएटेड होते हैं लीवर वर्ड्स के कंपैरिजन में, कैसे हम मॉसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कल के दिन। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। यस बेटा बोलो। सर स्टेट बोर्ड में बायो का पेपर कितने मार्क्स का आता है? स्टेट बोर्ड में बेटा यूजुअली जो है वो 70 मार्क्स का आता है बेटा, बोर्ड का 70, ठीक है। अभी पैटर्न चेंज हो गया है, तो 70 मार्क्स का आता है यूजुअली अभी तक। ओके, अभी पेंडेमिक के कारण कुछ वो रिलैक्सेशन दे या फिर कुछ करे तो बात अलग है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर तो हुआ ही नहीं है ना। तो लास्ट ईयर के पेपर पर हम एनालिसिस करके बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर का कैसा हो सकता है ना, जब तक कि उनमें कोई चेंजेस वो बताते नहीं हैं। उससे पहले 70 क्वेश्चंस 70 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स के यूजुअली प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। लेकिन उसके पहले वहां पर अब एक पैटर्न में जो है वो चेंजेस का बताया गया था लास्ट ईयर के लिए, कि 75 मार्क्स का जो है पेपर होगा और 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे वहां पर,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। ओके, तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें फर्स्ट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बोले गए बेटा। ओके, तो इवन स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट 10 मार्क्स, फर्स्ट 10 क्वेश्चन वहां पर ऑब्जेक्टिव रखे जा रहे हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड के पैटर्न में। क्लियर? और फिर उसके बाद में नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के वहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है फर्दर, ठीक है, 2 मार्क्स वाले। फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जिसमें कि एक क्वेश्चन डायग्राम के लिए आता है। ओके, 2 और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन में स्टेट बोर्ड में एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक लास्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। वैसे वहां पर सेग्रीगेशन है, मार्क्स का सेग्रीगेशन है। ओके, आप लोगों की जब आप 12th में जाएंगे तब आपको बोर्ड एग्जाम के पहले आप लोगों को बोर्ड के पैटर्न के पेपर भी हो जाएंगे आपके। ओके सर। सर और सिलेबस कौन सा करना है प्रेफर? वो आने का है ना? क्या बेटा? सिलेबस? रिड्यूस सिलेबस आने का है ना? हाँ, सिलेबस मतलब सिलेबस में क्या चेंजेस होने वाले 11th के 12th के वो? हाँ सर। हाँ, तो अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अभी तक तो चेंजेस नहीं बताए हैं। कुछ लोग तो जो लास्ट ईयर के जो चेंजेस है उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो 2020-21 में था वहाँ पर उसके लिए था। लेकिन अभी 21-22 के लिए आपको एग्जाम देनी है 11 की, और 22-23 में आप दोगे 12 की एग्जाम। ओके, तो उसके लिए अभी आना बाकी है, क्योंकि सीबीएसई ने जैसे रिड्यूस किया था तो स्टेट बोर्ड ने भी रिड्यूस कर दिया था लास्ट ईयर सिलेबस। बट सीबीएसई ने इस बार सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है। सीबीएसई ने 2 फेजेस में एग्जाम रखी है। ओके, 2 सेमेस्टर टाइप में। पहले सेमेस्टर टाइप में मेनली वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर लेने की सोच रहे हैं। ओके, और सेकंड में फिर थ्योरेटिकल वहाँ पर रहेगा, रिटर्न बेस्ड एग्जाम रहेगी, ऐसा वो वहाँ पर प्लानिंग चल रही है। ओके, तो उसका प्रोफार्मा आ जाएगा तो फिर स्टेट बोर्ड भी अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देगा। ओके, लेकिन हमको नीट के लिए तो पूरा सिलेबस पढ़ना है बेटा, ये ध्यान रखना, नीट में कोई चेंजेस नहीं होते, नीट के सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं होते। ओके बेटा मनस्वी? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो बाय बेटा, टेक केयर।